नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांठिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। एक महान मनोवैज्ञानिक वियना के रहने वाले सिगमंड फ्रायड ने अपने सभी सिद्धांतों के निचोड़ में इस बात को कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल का 3/4 हिस्सा अनकॉन्शियस माइंड के अनुसार जीता है और इस 3/4 या 75% अनकॉन्शियस माइंड में जीने के कारण हर व्यक्ति के अंदर समाज में, दुनिया में, पृथ्वी पर महान लोगों को, अच्छे लोगों को देखकर स्वयं या इच्छा जागृत होती है कि वह भी उस तरह से हो। लेकिन परिस्थिति के कारण बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस 3/4 अनकॉन्शियस माइंड का अतृप्त रहने का परिणाम यह होता है कि आपने एक कॉमन बात हर व्यक्ति में देखी होगी कि वह किसी भी अच्छे व्यक्ति की बात जब सार्वजनिक किसी भी फोरम पे सुनता है तो वह उस व्यक्ति के लिए कुछ निगेटिव पॉइंट्स को रखकर इस बात को बताना चाहता है कि व्यक्ति जिसके बारे में, जिसकी महानता के बारे में बात की जा रही है वह इतना पूर्ण नहीं है। फिर चाहे किसी भी धर्म के पैगंबर की बात हो, किसी धर्म के देवी देवता की बात हो, या फिर किसी वैज्ञानिक की बात हो, किसी डॉक्टर की बात हो, किसी समाज सुधारक की बात हो, हम कोई ना कोई ऐसा तर्क रख कर अपने 3/4 हिस्से वाले दिमाग को पोषण देते हैं कि ठीक है, वह व्यक्ति बताया जा रहा है लेकिन उसमें यह बुराई भी थी, वह व्यक्ति इस गलत काम को भी करता था। और इसकी एक लंबी फहरिस्त है और उसी लंबी फहरिस्त में मैं एक ऐसे व्यक्ति को 28 मई 1883 में जन्म लेने के बाद भारतीय जनमानस में एक सूरज की तरह जगमगाने के बाद अक्सर इस बात के लिए विरोध करते हुए देखा जाता हूं कि वह व्यक्ति अंग्रेजों से उसने माफ़ी मांगी, उसने अंग्रेजों से मासिक एक भत्ता प्राप्त किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर जी की, जिनका जन्म 28 मई 1883 को हुआ था और जो 26 फरवरी 1966 को देश के स्वतंत्र होने के बाद इस बात और आशय को देखते हुए कि अब उनकी इस राष्ट्र में भूमिका समाप्त हो चुकी है, बिना किसी राजनीतिक आकांक्षा के उन्होंने खाने का त्याग करके अपने शरीर को छोड़ दिया था। यह बात बड़ी विसंगतियों के साथ उछाली जाती है कि वीर सावरकर द्वारा गांधी जी की हत्या की पूरी ताना बाना बुना गया था क्योंकि नाथूराम गोडसे उनसे मिले थे, जबकि देश की सर्वोच्च न्यायालय जिसने अभी हाल में ही राम जन्मभूमि का भी निर्णय दिया और सबने स्वीकार किया, उसके द्वारा यह बात माना गया था कि सावरकर का इसमें न दोष है न हाथ है और उन्होंने वरी कर दिया था। लेकिन अब चूंकि राजनीतिक कुंठा और जैसा कि मैंने कहा फ्रायड के 3/4 सब कॉन्शियस माइंड के सिद्धांत के कारण हम सावरकर को अपनाने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। हम ये बात तो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को छकाते हुए कूटनीति के द्वारा 1633 में मिठाई के टोकरे में अपने पुत्र संभाजी के साथ छिपकर भागने का जो काम किया था वह उसकी आवश्यकता थी। वह छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में हमारे सामने स्थापित हैं। लेकिन अगर उस कूटनीति के ही कारण अंग्रेजों को चकमा देकर सावरकर ने इस तथ्य को किया था कि वह जहाज में टॉयलेट के माध्यम से निकलकर भाग जाएं, तो इसे उनका भगोड़ापन बताया जाता है। यही नहीं, जब उन्हें फिर से पकड़कर रत्नागिरी में नज़रबंद किया गया और उन्हें एक भत्ता दिया गया, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहीं पर सुभाष चंद्र बोस भी उनसे मिलने आए थे और 1940 की वह मुलाकात और 1943 तक के इतिहास में अगर आप देखें तो वीर सावरकर ने उस अंग्रेजों से लिए गए पैसे से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्रोत्साहित किया कि वो अंग्रेजों की सेना में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, उनके द्वारा प्रशिक्षण लें। और उसी का परिणाम था कि आज़ाद हिंद फौज की एक ऐसी शाखा हमने देखी जिसने भारत को विजय का वह स्वप्न दिखा दिया था
कि 1943 में ही 11 देशों ने आज़ाद हिंद फौज को मान्यता दे दी थी। हमने सिंगापुर के रेडियो से अपनी स्वतंत्रता की बात कह दी थी। हमारी मुद्रा को स्वीकार कर लिया गया था, हमारे राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन हम सावरकर को सुभाष चंद्र बोस की इस मुलाकात से जोड़कर देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा करने से सावरकर इस देश के रत्न हो जाएंगे, या अगर मैं सीधे सीधे कहूँ तो भारत रत्न हो जाएंगे। और हमें यह स्वीकार नहीं है, क्योंकि राजनीतिक मकड़जाल में यह नहीं हो सकता कि हमारे दिमाग के सबकॉन्शियस कुंठा और ग्रंथियों में एक व्यक्ति निकलकर वास्तविकता में महान बन जाए। हम कभी सोचना ही नहीं चाहते कि जिस व्यक्ति को महात्मा राष्ट्रपिता कहकर मोहनदास करमचंद गांधी से निकालकर हमने महात्मा गांधी की श्रेणी में खड़ा कर दिया राष्ट्रपिता की, उन्होंने ही 1924 में कहा कि अगर इस राष्ट्र का कोई सच्चा देशभक्त है, देश प्रेमी है, तो वह विनायक दामोदर सावरकर हैं। अब यहाँ पर आप गांधी जी की बात को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि इससे तो गांधी सावरकर जो हैं सच्चे देश प्रेमी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। अब यहाँ पर गांधी भी गलत आपको लगेंगे, क्योंकि आपका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है। आप दूसरी पार्टी के विपक्ष के खड़े होकर आयरन लेडी इंदिरा गांधी द्वारा 1970 में विनायक दामोदर सावरकर के नाम पे सरकारी रूप से डाक टिकट जारी किए जाने को भी इनकार करते हैं। एक लेडी जिन्होंने बांग्लादेश की रचना की, जो पूरे विश्व की राजनीति में एक कीर्ति स्तंभ की तरह चमकती थी, उन्होंने भी माना कि वीर सावरकर एक ऐसे योद्धा, कर्म योद्धा थे जिनके नाम पे डाक टिकट जारी होना चाहिए। लेकिन उस डाक टिकट को भी हम नकारने के लिए खड़े होते हैं। कितनी बड़ी बात है, जहाँ पर मराठी मानुष की बात आज भी अगर आप चले जाइए महाराष्ट्र में, तो मराठी मानुष का एक ऐसा मकड़जाल आपको दिखाई देगा कि उत्तर भारत की तरफ के लोगों को बहुत अच्छी तरह से नहीं देखते हैं। मैंने उसको महसूस किया है। लेकिन वहीं पर एक मराठी मानुष विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदी प्रेम को अपने इतना ऊंचा उठाया कि जिस दिनांक को आप रात दिन अपनी कॉपी, अपने पत्रों पर लिखते हैं, उस दिनांक शब्द की रचना अगर किसी ने की तो वह दामोदर सावरकर थे। कभी आप पढ़िएगा कि सावरकर जी ने दिनांक जैसे शब्द की रचना करी। उन्होंने जिस दूरदर्शन को हर घर में बच्चा बच्चा बोलता है, हम दूरदर्शन को देखते हैं, उस दूरदर्शन शब्द को भी जिसने बनाया वो दामोदर सावरकर थे। निदेशक शब्द, हर विभाग में निदेशक होता है, डायरेक्टर जिसको आप कहते हैं आंग्ल भाषा में। उस निदेशक शब्द की रचना भी पहली बार अगर किसी ने किया तो वो वीर विनायक दामोदर सावरकर थे। संपादक, कौन सा ऐसी पत्रिका है, कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर है जिसमें संपादक ना होता हो? लेकिन इस शब्द को अगर किसी ने सबसे पहली बार गढ़ा तो वो सावरकर जी थे। लेकिन हमारे दिमाग की कुंठा और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भरी गई वह बातें, अगर हम यहाँ पर पियाजे की नैतिकता के सिद्धांत की बात करें तो जो शुरू से ही हमारे दिमाग में भर दिया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, हम उसी पर पूरे जीवन चलते हैं। यही कारण है कि एक हिंदू हमेशा हिंदू बना रहता है, एक मुसलमान हमेशा मुसलमान बना रहता है, क्योंकि बचपन से उसको जिस आईने में और जिस व्यवहार में ढाला जाता है वह उसी के प्रति कठोर हो जाता है। ठीक इसी तरह से सावरकर जी के लिए हमने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि जिन्हें 2 काले पानी की सज़ा मिली थी, मतलब 50 वर्ष जिन्हें अंडमान निकोबार का जो सेलुलर जेल है उसमें रहना था, वहाँ पर उन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी। एक बार आपको वो माफ़ीनामा पढ़ना चाहिए। उन्होंने वहाँ पर जो लोग भी थे सभी की तरफ से वो माफ़ीनामा लिखा है। वह चाहते थे कि यहाँ के सभी लोग बाहर निकलें। वो चाहते थे कि जो हमारे अंदर है उसको हम यहाँ जेल में घुट घुट कर मर कर बर्बाद करने के बजाय अपनी रणनीति कूटनीति के द्वारा अंग्रेज़ों के विरुद्ध लगाएं। जरा सोच के देखिए, 1947 में एक देश स्वतंत्र होता है और उस स्वतंत्र वाले दिन देश जब होता है तो सिर्फ 1,20,000 अंग्रेज होते हैं उस देश में, और उस 1,20,000 अंग्रेजों को सिर्फ हमने अपने कुंठा के कारण, भेदभाव के कारण, जाति धर्म के कारण और कहीं कोई ज़्यादा बड़ा न बन जाए इस कारण से उन 1,20,000 अंग्रेजों से हम शासित होते रहे।
करीब 350 साल। और इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं कि अनेकता में एकता का यह नारा भारत में आकर बहुत थोथा सा दिखाई देता है, क्योंकि हमें एक होने में हमेशा दिक्कत रही। हम सच को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर उंगली उठा देना चाहते हैं, हम भगवान कृष्ण पर उंगली उठाना चाहते हैं, हम महावीर पर उंगली उठाना चाहते हैं, हम गौतम बुद्ध पर उंगली उठाना चाहते हैं, हम पैगंबर पे, ईसा पे, सब पर उंगली उठाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इस बात का पारदर्शी आईना है ही नहीं कि हम किसी को पूरा पूरा स्वीकार करके यह आसानी से मान लें कि वह व्यक्ति इतनी उच्च कोटि का था। और निश्चित रूप से यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि आप सोच कर देखिए कि जिस पर डाक टिकट जारी हो, जिसको सच्चा देशभक्त कहा गया हो, जिससे सुभाष चंद्र बोस मिले हों, जिसने हिंदी की इतनी सेवा किया हो, उस व्यक्ति को हमने क्यों इस तरह से उपेक्षित किया। गांधी जी ने बोअर की लड़ाई में अंग्रेजों के सर्जेंट के रूप में काम किया था। हमने तो कभी नहीं कहा कि गांधी जो हैं अंग्रेजों के दलाल थे, पिट्ठू थे। तो जब आप गांधी के लिए इतना सरल और पारदर्शी हृदय रखते हैं, तो आपने सावरकर के लिए क्यों नहीं रखा। एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हम भारत के लोग के अर्थ में एक बार हम बनकर देखिए कि सावरकर की कौन सी बात आपको इतनी चुभती है कि आप उनको महानता की श्रेणी में नहीं रख पाते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न हैं, भारत रत्न रहेंगे। वो बात अलग है कि सरकार अपनी नैतिकता के बोध में अभी शायद ये उचित नहीं समझती कि सावरकर जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि भारत रत्न आमतौर पर मरणोपरांत ही दिया जाता है। वो भारत रत्न थे। अगर कोई रन बनाकर भारत रत्न हो सकता है तो जिसने सिर्फ भारत के लिए जिया, जिसने हिंदुत्व का रेखांकन इतना खूबसूरत किया कि उस रेखांकन का प्रतिबिंब आज की राजनीति में आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक दिखाई देता है। उस हिंदुत्व की रस्म रथियों में भारतीय बंधा दिखाई देता है और उसकी जगमगाहट संसद में दिखाई देती है। ऐसे व्यक्ति को अगर हम 28 मई 1883 को नमन न करें, याद न करें, सही अर्थों में न माने कि वीर सावरकर वास्तव में एक सच्चे भारतीय थे। मैंने वीर सावरकर पर एक छोटी सी किताब भी लिखी है जो अमेज़न पर उपलब्ध है, आप उसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आज इस वीडियो को बनाने के पीछे इसी उद्देश्य के साथ आपके साथ हूँ कि कभी सिगमंड फ्रायड की उस थॉट से, जिसमें वो कहते हैं कि 3/4 हिस्सा मनुष्य का अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड से ही चलता है, उस सबकॉन्शियस माइंड से आप बाहर आइए और चेतना में उस अर्थ को ढूंढिए जिसमें आप तदर्थ हो गए हैं, उस भावार्थ को ढूंढिए जिसके शब्दार्थ को आप समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन आप उस शब्दार्थ को समझ जाएंगे तो उसका जो भावार्थ निकलेगा वह निश्चित रूप से सावरकर को भारत रत्न स्थापित करेगा, राजनीति का एक सूरज बनाएगा। मैं आलोक छांटिया सावरकर जी को नमन करते हुए इस बात की आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप दूर तक ले जाएंगे ताकि हम सब सावरकर के बारे में सही ढंग से मनन कर सकें। जय हिंद, जय भारत।